जनाब सदर, कोरोना की आलमी वबा ने इंसानों को करीब लाने का एक मौका दिया है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कौम परस्ती को हवा मिली और आलमी तनाज़ात में इजाफा हुआ और मुतअद्दिद मकामात पर अक़लियतों के खिलाफ नस्ली और मजहबी बुनियादों पर नफरत और तशद्दुद के वाक़यात बढ़े हैं। इन रुझानात ने इस्लामोफोबिया को भी बढ़ाया है। बहुत से मुल्कों में मुसलमानों को बिला खौफ खतर निशाना बनाया जा रहा है। मज़ारात को मस्मार करके उनकी बेहुरमती की गई। हमारे पैगम्बर खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जा रही है। कुरान पाक को जलाया जा रहा है। ये सब इजहार राय की आज़ादी के नाम पर हो रहा है। चार्ली हेब्डो की तरफ से तौहीन आमेज खाकों की दोबारा अशात और यूरोप में होने वाले हालिया वाक़यात ताज़ा मिसालें हैं। हम सख्ती से मुतालबा करते हैं कि जानबूझकर इश्तियाल अंगेजी और नफरत तशद्दुद की तरगीब देने को आलमी सतह पर गैर कानूनी करार दिया जाए। इस असम्बली को चाहिए कि इस्लामोफोबिया के लिए आलमी दिन का ऐलान करे, इस नासूर के खिलाफ मुत्तहिद हो जो इंसानियत की तकसीम का बाइस है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आज दुनिया में भारत वाहिद ऐसा मुल्क है जहां रियासत इस्लामोफोबिया की सरपरस्ती कर रही है। इसके पीछे आरएसएस का नजरिया कारबंद है जो बदकिस्मती से आज भारत पर मुसल्लत है। ये इंतहा पसंद नजरिया 1920 की दिहाई में मंजर आम पर आया था। आरएसएस के बानी नाजियों से मुतासिर थे और उन्होंने नस्ली पारसाई और बर्तरी के नजरियात को अपनाया, जैसे नाजियों की नफरत का शिकार यहूदी थे। इसी तरह आरएसएस का निशाना मुसलमान है और किसी हद तक ईसाई भी। उनका मानना है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है और दीगर भारतीय बराबरी के हकदार नहीं। भारत के 20 करोड़ मुसलमान और दूसरी अक़लियतों को मुख्तलिफ हरबों के जरिए हत्ता के उनका मुकम्मल खात्मा करके गांधी और नेहरू के सेकुलरिज्म के नजरिए के बरक्स हिंदू रियासत के ख्वाब को अमली जामा पहनाने की ख्वाहिश की जा रही है। 1992 को आरएसएस ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। 2002 में गुजरात में उस वक्त के वजीर आला मोदी की क़यादत में 2000 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और 2007 में आरएसएस के गुंडों ने समझौता एक्सप्रेस में सवार 50 से ज्यादा मुसलमानों को जिंदा जला दिया। असम में तकरीबन 2 करोड़ मुसलमानों को इम्तियाजी कवानीन के जरिए जबरन कौमियत से महरूमी के खतरे का सामना है। इतलात के मुताबिक भारतीय मुसलमान शहरियों की बड़ी तादाद को हिरासती कैंपों में भेजा जा रहा है। मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव के झूठे इल्जाम के तहत बदनाम करने के साथ साथ निशाना बनाया जा रहा है। इन्हें मुतअद्दिद मौके पर तिब्बी इमदाद से महरूम रखा गया और इनके कारोबार का बाइकआउट किया गया। गाय की निगरानी करने वाले मुसलमानों पर बिला खौफ खतर हमला आवर हो रहे हैं और उन्हें कत्ल कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल फरवरी में पुलिस की साज़बाज से मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। माजी में बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन का अमल नस्ल कुशी का पेशखेमा साबित हुआ। 1935 में जर्मनी में न्यूरमबर्ग ट्रायल, 1982 में म्यांमार इसकी मिसालें हैं। हिंदू नजरिए का हदफ तकरीबन 30 करोड़ मुसलमानों और ईसाइयों और सिखों को महदूद करना है। उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती और ये भारत के लिए अच्छा शगुन नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महदूद करने के नतीजे में बुनियाद परस्ती जन्म लेती है। गुज़िश्ता 72 सालों से भारत कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स और सलामती कौंसिल की करारदादों और अपने ही वादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को भारत ने गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर मकबूजा इलाकों की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की और 80 लाख कश्मीरियों को महसूर करने के लिए इजाफी फौज तैनात की, जिसकी मजमूई तादाद 9 लाख हो चुकी है। तमाम कश्मीरी सियासी रहनुमाओं को कैद कर दिया गया। तकरीबन 13,000 कश्मीरी नौजवानों को अगवा और हजारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया गया और उसके साथ मवासलाती राब्ते मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। भारतीय काबिज अफवाज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर पैलेट गन समेत ताकत का जालिमाना इस्तेमाल किया। पूरी आबादी को तबाह करने समेत मजमूई सजाएं नाफिज की गई और जाली मुकाबलों में सैकड़ों बेगुनाह नौजवान कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया गया और तदफीन के लिए उनकी मैयतें भी हवाले करने से इनकार कर दिया। कश्मीरी मीडिया और जिन्होंने आवाज बुलंद करने की जुर्रत की, उनको काले कवानीन के जरिए बाकायदा तौर पर हरासा और खौफजदा किया जा रहा है। इस सब सूरत हाल को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर, इंसानी हुकूक कौंसिल के खुसूसी नुमाइंदों की रिपोर्ट्स और इंसानी हुकूक और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के बयानात में अच्छी तरह से दस्तावेजी शक्ल दी गई है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी लाजमी तौर पर इन संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीक करे और इंसानियत के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्विस
بھارتی شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو سزا دلوائے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی کارروائیاں بلا خوف و خطر جاری ہیں۔ اس ظالمانہ مہم کا مقصد RSS بی جے پی کے جموں و کشمیر کے خود ساختہ حتمی حل کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فوجی محاصرے کے بعد مقبوضہ علاقے کو آبادی کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کشمیریوں کی شناخت کو مٹانے کی ایک سازش ہے تاکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونے والے استواب رائے کے نتائج متاثر کیے جائیں۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون، خاص طور پر چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ علاقے کا آبادی کا ڈھانچہ تبدیل کرنا جنگی جرم ہے۔ بہادر کشمیری کبھی بھی بھارتی قبضے اور مظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ وہ منصفانہ مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور بھارتی قبضے کی آزادی کے لیے نسل در نسل اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور عوام حق خود ارادت کے لیے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی جائز جدوجہد میں ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے غیر قانونی اقدامات اور مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے جوہری خطے میں پاکستان کے خلاف فوجی جارحیت کو ہوا دے رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا کر اشتعال انگیزی اور جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باوجود ضبط کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نے عالمی برادری کو بھارت کی طرف سے جھوٹے فلیگ آپریشن اور ناقص منصوبہ بندی کے تحت کی گئی دوسری کارروائیوں کے بارے مسلسل آگاہ رکھا۔ جناب صدر، میرے والدین 9 آبادیاتی بھارت میں پیدا ہوئے تھے اور میں اس پہلی نسل سے ہوں جو آزادی پاکستان میں پروان چڑھی۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر RSS کی قیادت میں بھارت کی فسطائی مطلق العنان حکومت نے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی تو پاکستانی قوم اس کا بھرپور جواب دے گی اور اپنی سالمیت کی بقا کے تحفظ تک جنگ لڑے گی۔ جنوبی ایشیا میں اس وقت تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک تنازع جموں و کشمیر کو عالمی قوانین بنیادوں پر حل نہیں کیا جاتا۔ کشمیر کو درست طور پر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ سلامتی کونسل کو ہر صورت ایک تباہ کن تنازع کو روکنا اور اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروانا ہوگا، جیسا کہ اس نے مشرقی تیمور کے سلسلے میں کیا تھا۔ سیکیورٹی کونسل نے گزشتہ سال 3 مرتبہ جموں کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اس کو ہر صورت مناسب عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اس کو بھارت کی طرف سے کشمیریوں پر نسل کشی کی لٹکتی ہوئی تلوار کو روکنے کے لیے بھی آگے آنا چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ پرامن حل کی بات کی ہے، اس لیے بھارت لازمی طور پر گزشتہ سال 5 اگست کو کیے گئے اقدامات واپس لے۔ فوجی محاصرے اور انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیوں کو ختم کرے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازعہ جموں کشمیر کے حل کے لیے متفق ہو۔ India is playing a dangerous game